एनोड से सोल्यूशन में, सोल्यूशन से कैथोड में, एनोड से सोल्यूशन में, सोल्यूशन से कैथोड में। तो एक फ्लो बन गया। क्या इसमें से हम एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली मुनाफे से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाली गैंग नहीं है, पहले कह रहा था मैं, GNGUP गैंग, समझिए हमारे कार्बोनेट से ना उनको पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान होता है। ठीक है, हाँ तो भाई भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनो। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सी वीडियो की, और आज पढ़ने वाले हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो अब तक आपने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और आखिर मेटल होता क्या है ये सब समझ लिया था, पर आज हम जानेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किया कैसे जाता है और आखिर होता क्या है। देखो मेटल का इस्तेमाल करने से पहले मेटल जहां पाया जाता है वहां से निकाला जाना बहुत जरूरी है, और इसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि मेटल्स का अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाना यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाना इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, आपने मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा होगा यार, पढ़ा था ना? तो उसमें कुछ मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो सबसे ऊपर बैठे होते हैं, और कुछ मेटल जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे बैठे होते हैं, और कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को किया जाता है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है, और जो लोइस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है। इन सभी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए एक बार, ध्यान से यहां देखिए फटाफट से। देखो मेटल पाए कहां जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में या फिर सी वाटर में इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। अब ये ओर होता क्या है? देखो दो चीजें पढ़नी है, एक है मिनरल, एक है ओर। कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको मिनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो कुछ मिनरल में से ना हम जो मेटल हम चाहते हैं उसको आसानी से आराम से निकाल सकते हैं और प्रॉफिटेबली यानी मुनाफे के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऐसे मिनरल को ही ओर्स कहा जाता है। समझ में आया? ऐसे मिनरल्स को ही ओर्स कहा जाता है। एक बार दोबारा समझाता हूं विद एग्जांपल, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने है क्ले और आपके सामने है बॉक्साइट। ध्यान से देखो, क्ले जो है ना, ये इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, ये इसका फॉर्मूला है। दरअसल ये मिनरल है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मिनरल है, यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है। पर क्या इसमें से हम एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली मुनाफे से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए ये सिर्फ मिनरल है और नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें इसकी बॉक्साइट की, तो ध्यान से देखो बॉक्साइट को, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है यार। इसमें से एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये जो मिनरल है बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का ओर है। क्या है? एल्यूमिनियम का ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए एक बार दोबारा। क्या? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर? ओर्स क्या होता है? ध्यान से देखिए, मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। समझ में आया ना मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया। तो आइए सीखते हैं आखिर एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। देखो एक्सट्रैक्शन को ना 3 स्टेप में बांटा गया है। किसमें? 3 स्टेप में एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में कर दिया गया है। देखो पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम ओर निकाल रहे हैं, ठीक है? अब ओर में ना कुछ गंदगियां होती हैं यार, मेटल के साथ साथ और भी चीजें होंगी ना, कुछ गंदगियां होंगी, लेकिन हमें तो सिर्फ मेटल चाहिए, तो हम उन गंदगियों को हटा देंगे। उन गंदगियों को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। अबे डिशुम डिशुम वाली गैंग नहीं, गैंग। अभी पढ़ लेना, स्पेलिंग उसकी अलग होती है, ठीक है? अब गंदगी हटाने के बाद हमें हमारा मेटल मिलता है, अकेला नहीं कुछ और चीजों के साथ। तो उन चीजों को भी हटाना होता है, उनकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है? ये दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल का, कन्वर्जन इनटू मेटल, ठीक है? तीसरा क्या? अब मेटल तो मिल गया, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी और रह गई होगी कभी कभी, तो उस गंदगी को हटाने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग। क्या करते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब साफ सफाई करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, चलिए देखो एक्सट्रैक्शन की ना 3 स्टेप बांटे गए हैं। पहला है आपका कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि ओर में मेटल के साथ साथ कुछ गंदगियां होंगी जिनको गैंग बोला जाता है। तो इन गंदगियों को हटाने की प्रोसेस को ही कहा जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया। आगे देखो, फिर कन्वर्जन इनटू मेटल। जैसे अभी पढ़ा कि मेटल यार अकेला नहीं होगा, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग किसी ना किसी के साथ होगा। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक अकेला नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, तो वो कार्बोनेट को हटाना है, ठीक है? तो इसीलिए लिखा है वहां पे कन्वर्जन इनटू
मेटल। तीसरा स्टेप क्या, अब जिंक मिल तो गया, पर मान लो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई उसके आसपास, तो उसको साफ भी करना है, तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। साफ सफाई करनी है, अपने दिमाग की भी करो थोड़ी सी, चलेगा तभी बढ़िया करके, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में बांटा गया है, कंसेंट्रेशन, कन्वर्जन इनटू मेटल, तीसरा है रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे होता क्या है, कैसे होता है देखते हैं एक बार। ये हमारे ओर्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो मेटल है ना यार, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। सबसे पहले कौन, आपके हाईली रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, याद करो फटाफट से। याद है, कान्हा का, याद है कि नहीं, काशीनाथ का महंगा, ठीक है। पहला कौन, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह सबसे रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। फिर आते हैं आपके मीडियम, फिर कौन आते हैं आपके मीडियम रिएक्टिव, जो बीच में बैठे होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मीडियम रिएक्टिव है यार। अब बात करते हैं लोएस्ट रिएक्टिव की। लोएस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, ये सब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अकेले अकेले मिल जाते हैं, इनका थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इनके साथ। चलो ध्यान से देखो कैसे। देखो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, ये ज्यादातर पाए जाते हैं क्लोराइड्स की फॉर्म में। जैसे आपका सोडियम हो गया, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, समुद्र के नीचे होता है ना, वहां से फिर इवेपोरेशन वगैरह ये सब करके, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह करके उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनके साथ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए इनको निकाला जाता है। अब जो मीडियम रिएक्टिव है ना यार, ये 2 भागों में पाए जाते हैं, यानी 2 तरीके से, कुछ कार्बोनेट्स के साथ और कुछ सल्फाइड्स के साथ। यानी कुछ के फॉर्मूले में CO3 आ रहा होगा, कुछ के फॉर्मूले में SO2 आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो कुछ पाए जाते हैं आपके कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कुछ सल्फाइड्स की फॉर्म में। अब इस चीज को भी ध्यान से देखो, यहां पे मैं आगे कर देता हूं थोड़ा सा शिफ्ट, चल थोड़ा ऊपर चल, अटक जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ ध्यान से देखो भाई, अब जो कार्बोनेट्स वाले होते हैं ना यार, फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट हो गया आपका, तो कार्बोनेट वाले के साथ करी जाती है कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस। क्या करी जाती है, कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस। कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस, कुछ नहीं करते, जो हमारे कार्बोनेट्स है ना उनको पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान होता है, ठीक है। तो पहले कार्बोनेट को क्या बनाया जाता है, ऑक्साइड। ऐसे ही सल्फाइड को भी पहले क्या बनाया जाता है, ऑक्साइड। तो इनको ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हाँ कैरी मिनाती याद आ गया होगा आप सबको तो सुनते ही, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इन दोनों प्रोसेस की वजह से आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। यहां भी मिल गया ऑक्साइड यार, यहां भी ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ऑक्साइड में से भी तो मेटल निकालना जरूरी है, ऑक्साइड में से क्या निकालना है, मेटल निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करते, सिंपल सा रिडक्शन कर दो यार, सिंपल सा रिडक्शन। अब ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को हटा दो, मेटल को निकाल लो, और ऑक्सीजन को हटाने की प्रोसेस को ही रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। समझ में आया। तो लास्ट में जाके रिडक्शन करके हमें हमारा क्या मिल जाता है, हमें हमारा मेटल मिल जाता है। समझे कि नहीं समझे, बढ़िया, गुड। अब लोएस्ट रिएक्टिव की बात करें, देखो यार ये ज्यादातर ना सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें सल्फाइड, जैसा आपका गोल्ड सल्फाइड हो गया, AU2S गोल्ड सल्फाइड हो गया, सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। बहुत कम रिएक्टिव है, मुश्किल से मुश्किल सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सिंपल से क्या कर दो, इनका सिंपल सा इनका रोस्टिंग कर दो, ठीक है। रोस्टिंग कर दो, रोस्टिंग मतलब इनको हीट कर दो, सिंपल सिंपल हीट कर दो, सिंपल हीट कर दो, आपको आपका मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि हाईली रिएक्टिव के साथ क्या करते हैं, मीडियम रिएक्टिव के साथ क्या करते हैं, और लोएस्ट रिएक्टिव के साथ क्या होता है। एक बार ध्यान से दोबारा देख लो, यहाँ पे आपके लिए बढ़िया सा बना रखा है। पहला स्टेप कंसेंट्रेशन, समझ गए ना। अच्छा कंसेंट्रेशन कह लो या फिर एनरिचमेंट कह लो, इसका मतलब याद है ना कि ओर में से गंदगी को निकालने को ही कंसेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट कहा जाता है। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। अब कंसेंट्रेटेड ओर मतलब जो साफ वगैरह करके आ गया है हमारे पास, मतलब मिट्टी विट्टी निकाल दी उसमें से, सब हटा दिया, पत्थर वत्थर हटा दिए, ठीक है। तो कंसेंट्रेटेड ओर से मेटल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे आप ये देख रहे हो ना, पूरा भी हमने पीछे पढ़ा, वो पूरा कन्वर्जन की प्रोसेस थी।
वहां पे हम क्या कर रहे थे, कंसेंट्रेटेड ओर से मेटल को बाहर निकाल रहे थे। अब मेटल को मिल गया है, थोड़ा बहुत इंप्योरिटी होगी यार, थोड़ी बहुत मान लो, तो उसको सफाई कर देंगे। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ये आपने पढ़ रखी होगी, और ये जो अभी हमने पहले पढ़ा, जैसे हाईली रिएक्टिव के साथ क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, टूट जाएंगे, मेटल मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बढ़िया, प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिव के साथ क्या, अगर कार्बोनेट और है, कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है, तो कैल्सिनेशन कर दो। अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग वैसे भी आप आजकल करते रहते हैं दूसरे की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कार्बोनेट और कर दो कि कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और की कर दो कैल्सिनेशन, सल्फाइड और की कर दो रोस्टिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद आपको आपका ऑक्साइड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को लात मारो, मेटल को बाहर निकालो। अब ऑक्सीजन को लात मारी जा रही है का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ध्यान से देखो, रिडक्शन हो गया और हमारा मेटल मिल गया। प्योरीफाई कर देंगे, रिफाइन कर देंगे, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिविटी की बात करो, सल्फाइड और में पाए जाते हैं, हल्की सी रोस्टिंग करी, हीटिंग कर दिया यार, मेटल मिल गया, रिफाइन कर लो बाद में, कोई दिक्कत। अब बड़ा सिंपल है, समझे नहीं समझे, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ध्यान से देखो आगे। अच्छा, कंसेंट्रेशन में वही लिखा हुआ है यार, इंप्योरिटी को हटाना। इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी को गैंग बोल देते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपको ग्रेविटी सेपरेशन, ये पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिर्फ समझ लो। ग्रेविटी सेपरेशन दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मतलब ग्रेविटी की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की मदद से सफाई वगैरह कर देते हैं, तो हमारा ओर जो होता है वो कंसेंट्रेटेड हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर बाद में कन्वर्जन कर दो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, जो भी पीछे पढ़ा आपने। देखो, ये देखो दिख रहा है, ये कोल है, कोल जानते हो ना, कार्बन की फॉर्म है, कोल है, ठीक है। अब ये इसकी गैंग है, साफ सफाई करने के बाद जो गंदगी निकलती है, गैंग जो निकलती है, देखो गैंग की स्पेलिंग दिख गई ना, ये वाली गैंग नहीं है, पहले कह रहा था मैं, GNGUE, गैंग। समझे कि नहीं समझे, चलो, तो ये गैंग है। आगे देखो ध्यान से, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, गैंग तो आपको पता लग गई यार, गैंग तो पता लग गई मतलब, ठीक है। रोस्टिंग बता दिया था आपका, क्या सल्फाइड और से क्या बनना, ऑक्साइड बनना, इज नोन एज रोस्टिंग। पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि रोस्टिंग करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब बेसिकली हीटिंग। तो रोस्टिंग के अंदर ना हम सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन कैल्सिनेशन में उल्टा है, आप हीटिंग कर रहे हो लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और मिल क्या रहा है, ऑक्साइड ही मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कार्बोनेट और से क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। समझ में आया क्या, दोबारा बता रहा हूं। रोस्टिंग करते हैं, ओर को हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड मिल जाता है। कैल्सिनेशन में ओर को हीट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्साइड मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में है रिडक्शन। रिडक्शन आप सब जानते हो, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को हटा देना, इज नोन एज रिडक्शन। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये बस आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ऐसा ही है तो ऐसे ही करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। लीस्ट रिएक्टिविटी, जैसे कि अभी बात करी, सबसे कम गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, ये सब होते हैं। आप ऐसे देखो यार आपका, अच्छा मरकरी सल्फाइड का नाम दे रखा है यहाँ पे आपको, सिनेबार। क्या दे रखा है, सिनेबार। पहले इसको हीट कर दिया, अब रोस्टिंग कर दो ना, सल्फाइड है ना, लीस्ट रिएक्टिव है, सिंपल सी रोस्टिंग, सिंपल सी हीटिंग कर दो, आपको आपका मेटल मिल जाएगा, मतलब ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, वही वाला कहानी है। ऑक्साइड मिला, अब ऑक्साइड मिलने के बाद क्या, ऑक्साइड को थोड़ा सा और हीट कर दो, आपको आपका मरकरी मिल गया, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, मरकरी मिल गया, मेटल मिल गया। सिंपल यार, इतना आसान है। लीस्ट रिएक्टिव का सबसे आसान है। जैसे अब आपका देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, है ना, कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कॉपर ग्लांस, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लांस कह देते हैं। इसमें भी क्या करा हमने, सिंपल सी हीटिंग करी तो हमें मिल गया हमारा कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अभी सिंपल सी बात है, देखो रोस्टिंग में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पे देखो, रोस्टिंग जो होती है ना, आपकी जो रोस्टिंग होती है, ये की जाती है सल्फाइड ओर के साथ।
किसके साथ? सल्फाइड ओर्स के साथ, जिसमें आपकी सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकलने वाली है कौन होने वाली है? SO2 होने वाली है। अच्छा, अगर बात करें कैल्सिनेशन की, किसकी? कैल्सिनेशन की, तो इसमें होता है कार्बोनेट और का, किसका? कार्बोनेट ओर्स का होता है, ठीक है। इसमें जो गैस निकलने वाली है कौन सी होने वाली है? CO2 होने वाली है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान सी बात है, आसान सी भाषा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दे रखा है यहाँ पे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, थोड़ा सा और हीट करा, मेटल मिल गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे चलो ध्यान से। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? मिडल रिएक्टिव, जैसे आपका जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया। ध्यान से देखो, जिंक ब्लेंड नाम दे रखा है, जिंक सल्फाइड का नाम है जिंक ब्लेंड, कोई दिक्कत? हीट करा, जिंक ऑक्साइड मिल गया, हीट करा, क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड, हीट करा, क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड। क्योंकि रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती है, तो वही लिखा है, रोस्टिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन ऐड करवा रखी है आपको, इसीलिए यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिली, कोई दिक्कत? अच्छा, जिंक ऑक्साइड है, सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे कार्बन के साथ। कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले का रिडक्शन बड़े आराम से करा देता है। इसमें से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, भाग गया, और हमें हमारा जिंक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल है, ये तो सल्फाइड ओर का था, ये कार्बोनेट ओर का है, ZnCO3 इज अ कार्बोनेट ओर। हम जानते हैं इसकी कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए यहाँ पे एयर नहीं है, सिंपल सा जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और इसका हम रिडक्शन कर देंगे, देन हमें हमारा मेटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बस, अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम। अच्छा यार, होता क्या है ना, कार्बन से तो कर रहे हैं, पर कुछ रिएक्शन में एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर लेते हैं, कुछ जगह पे एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर लेते हैं। और आपकी इसमें से एक रिएक्शन कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन या थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। ध्यान से देखो, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। ध्यान से देखिए, MnO2 हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दी, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज एंड कॉपर, उनको डिस्प्लेस कर देगा, कर दिया, खुद बैठ गया ऑक्सीजन के साथ जाके, खुद बैठ गया ऑक्सीजन के साथ जाके, और हमें हमारे मेटल्स मिल गए, हमें हमारे मेटल्स मिल गए, मेटल्स मिल गए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बात करी थी, आयरन ऑक्साइड, क्या? आयरन ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो इस केस में जो हीट निकलती है ना, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। एक बार ध्यान से देखो, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो आयरन तो मिल गया, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया जाके, साथ में बहुत सारी हीट निकली, बहुत सारी हीट निकली, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है ना कि जो आयरन निकला था इसको तुरंत के तुरंत ही पिघला देती है, तुरंत के तुरंत ही पिघला देती है। और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स, जहां पे पटरी होती है ना, मान लो पटरियों में क्रैक आ गया, पटरी टूट गई बीच से, ठीक है, तो वहां पे हम ये रिएक्शन कराएंगे। अब लोहा तुरंत पिघल रहा है, उस पिघले हुए लोहे को तुरंत ट्रैक के ऊपर डाल देंगे, वेल्ड हो जाएगा, ट्रैक बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? थर्माइट रिएक्शन। एक बार पढ़ लो, फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल, इन दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड which melt iron and then आयरन को डाल देते हैं ट्रैक पे, ट्रैक हो जाता है बढ़िया, एकदम ठीक, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। अब आगे हमारी बारी किसकी? हाईली रिएक्टिव की, किसकी? हाईली रिएक्टिव की। देखो, एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा देखो, आई एम श्योर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, तो देखो हाई रिएक्टिव की बात हमने करी थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो अपने आप ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो अपने आप मिल जाएगा। जैसे आपका NaCl, NaCl में क्या होगा? डाल देंगे, ठीक है, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, तो आपका Na अलग Cl अलग, Na हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे Na अलग Cl अलग, Na हमें मिल जाएगा, Na को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे दे भी रखा है आपका यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो कि नहीं जानते? अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना,
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। भाई ध्यान से देखो, एक बीकर बना के समझाता हूं। ये आपका एक बीकर है, इसमें डाल दिया हमने एक कैथोड एक एनोड। ये आपकी मान लो कैथोड हो गई, ये आपकी मान लो एनोड हो गई। अब हम जानते हैं एनोड बीइंग पॉजिटिव एंड कैथोड बीइंग नेगेटिव। अंदर है NaCl का सॉल्यूशन। किसका? NaCl का सॉल्यूशन। देखो NaCl सॉलिड में मिलता है, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला सोडियम उसमें से। NaCl का पहले मोल्टेन फॉर्म करेंगे। कौन सा फॉर्म? मोल्टेन फॉर्म, पिघला हुआ फॉर्म, लिक्विड फॉर्म बेसिकली। तो ये हो रहा है NaCl मोल्टेन फॉर्म में अपना, ठीक है। अब सेल से कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ ठीक है। ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का, ठीक है। अब करंट पास होगा, चालू करा, करंट पास होगा, करंट फ्लो करेगा, तो होगा क्या? ये जो NaCl है ना, ये जो NaCl है, इट विल डिकम्पोज इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये देखो इधर रखा है यहाँ पे, NaCl डिकम्पोज होगा, Na मिलेगा, Cl मिलेगा, Na को निकाल लेंगे, Na तो चाहिए था, हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल का भी एक्सट्रैक्शन। कोई दिक्कत? ध्यान से चलिए। मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर प्योर इन फॉर्म। ये प्योर होते हैं, इनकी रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब सारा एक्सट्रैक्शन का टॉपिक तो होता है खत्म। उसमें आपने पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव को कैसे करते हैं, मीडियम रिएक्टिव को कैसे करते हैं, लोएस्ट रिएक्टिव को कैसे करते हैं, सब समझ में आया ना? नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करो, पूरा देखो, पक्का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप पे, जहां पे हम थोड़े से इंप्योर रह गए मेटल को रिफाइन कर रहे हैं, यानी कि साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, कुछ भी कह लो। इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ठीक है। वो गाना सुना ना, बाबूजी बिजली, चलो छोड़ो। इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिफाइन करा जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो यार, कुछ नहीं होता, मैं आपको अलग से समझाता हूं। तो ध्यान से देखो, ये एक बीकर ले लेते हैं, भाई हमारा बीकर हो गया, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ना यार, ये भी कॉपर का ही रहेगा। ये सोल्यूशन भी किसका रहेगा? कॉपर का ही रहेगा। इसका रीजन है, आगे पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। तो मान लो भाई ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हो गई, एक आपकी हो गई एनोड, कौन सी? एनोड। एक आपकी हो गई कैथोड, एक क्या हो गई? कैथोड। अब यहां से टर्मिनल कनेक्ट कर दो अपने अपने टर्मिनल। एनोड आप जानते हो पॉजिटिव होती है, कैथोड आप जानते हो नेगेटिव होती है। समझे कि नहीं समझे? तो एनोड हो गई, कैथोड हो गई। अब होगा क्या कि जिस चीज को प्योर करा जा रहा है, जिस चीज को प्योर करा जा रहा है, उसको हम रखेंगे किस पे? एनोड पे। किस पे रखेंगे? एनोड पे। यानी कि बेसिकली यहां पर आपका होता है इम्प्योर मेटल। क्या होता है? इम्प्योर मेटल, जिसको आप प्योर करने वाले हो, जिसको आप प्योर करने वाले हो। और कैथोड पे आपकी पतली सी स्ट्रिप होती है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। आप ध्यान से देखो, इम्प्योर मेटल किसका कर रहे हैं? कॉपर का ना। तो मान के चलो यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। ये प्योर मेटल भी कौन होगा? कॉपर होगा। और सोल्यूशन भी किसका होगा? कॉपर का होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, तो इम्प्योर मेटल, सपोज करो ये रहा, ये देखो, ये कॉपर यहाँ पे ऐसे इम्प्योर है, ऐसे 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 कॉपर इम्प्योर कॉपर है। तो इस इम्प्योर कॉपर में से ना कॉपर निकल निकल के, कौन? कॉपर निकल निकल के पहुंच जाएगा कैथोड पे। कॉपर निकल निकल के पहुंच जाएगा कैथोड पे। और ये जो पतली सी स्ट्रिप थी, ये धीरे 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 मोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे कॉपर आके जम रहा है, कॉपर आके जम रहा है, ठीक है। तो कॉपर तो हमारा पहुंच गया, मतलब जिसको हम प्योर कर रहे थे उसमें से निकल के कॉपर हमारा पहुंच गया कैथोड पे, यानी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल पे। अब जो गंदगी थी, जो गंदगी थी, वो गंदगी कहां बैठ जाएगी? वो गंदगी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी। वो गंदगी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो गंदगी, मड बोल लो, मड, गंदगी, मिट्टी, वो जो मड है वो एनोड के नीचे बैठी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं जी? एनोड मड कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया। तो ऐसे करके देखो, यहां पे हमारा पूरा का पूरा, यहां पे हमारा पूरा का पूरा प्योर मेटल इकट्ठा हो जाता है, यानी अब रिफाइनिंग कंप्लीटली डन हो चुकी है। तो ऐसे करी जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कोई दिक्कत? रिफाइनिंग का टॉपिक भी खत्म। एक बार देख लो ध्यान से, ये कुछ यहां पे देखना, एक बार देखो, ये रहा,
बैटरी है, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस वाला यानी आपका एनोड, प्लस वाला यानी आपका एनोड। अब इस पे किसे रखा है, इम्प्योर मेटल को रखा है, ठीक है। माइनस वाला यानी आपका कैथोड, इस पे किसको रखा है, प्योर को, जो अभी हमने समझा। और सोल्यूशन भी किसका रहेगा, जिसकी रिफाइनिंग कर रहे हो सोल्यूशन भी उसी का रहेगा। इसका भी कारण है क्यों, अब ध्यान से समझो इस चीज को भी। तो देखो भाई, मान लो ये हम कॉपर का ही लेके चलते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, कौन हो गया, कॉपर सल्फेट। ये आपकी एनोड और कैथोड हो गई। यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर, कौन, यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे आपका प्योर कॉपर, ठीक है। अब कनेक्ट कर दो भाई, ये लोग कनेक्ट कर दो, प्लस यहाँ पे आपका माइनस, कनेक्ट भी कर दिया। अब ध्यान से सुनना यार, यहां से जो कॉपर है वो निकल के जा रहा है, यहां से कॉपर निकल के जा रहा है प्योर पे, ठीक है। अब एक कॉपर तो निकल के जा रहा है, पर कब तक जाएगा, जब तक करंट फ्लो करेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस सॉल्यूशन से फ्लो करेगा, करंट इस सॉल्यूशन से फ्लो करेगा। अब उस करंट का फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। यानी बेसिकली क्या होगा, सपोज करो कि भाई होता क्या है ना, ये टूटता है, ये टूटता है, ये टूटा Cu2 प्लस में, अभी समझते हैं, ये टूटा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। असल में क्या हो रहा है वो समझा रहा हूं। तो ये टूट गया। अब ये जो टूटा ना, ये वाला यहां जो टूटा, ये टूट गया ना Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो ये जो सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस बन रहे हैं, सॉल्यूशन वाले कॉपर के आयन क्या करते हैं, वो यहां पहुंच जाते हैं, वो यहां पहुंच जाते हैं। भाई कैथोड नेगेटिव है ना, वो यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आ जाता है, किसमें आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में से कैथोड पे जा रहे हैं और एनोड में से सॉल्यूशन में आ रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सॉल्यूशन में से कैथोड पे जा रहे हैं और एनोड से निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो एक फ्लो बन गया, एक क्या बन गया बच्चों, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, जिसकी वजह से हमारा कॉपर धीरे धीरे करके प्योर हो जाएगा और हमारी रिफाइनिंग हो जाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन भी उसका होना चाहिए जिसकी रिफाइनिंग हो रही है, जिसकी क्या हो रही है, रिफाइनिंग हो रही है। ध्यान से देखो, ये मैंने आपका स्लाइड में क्वेश्चन भी बना रखा है, एक बार पढ़ लो यहाँ पे कि व्हाई इज मेटल सॉल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ दैट मेटल, कि जिस मेटल की रिफाइनिंग हो रही है सॉल्यूशन उसी का क्यों लिया जाता है। तो एक बार ध्यान से पढ़े कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग acidified metal solution is used because on passing current through the electrolyte, electrolyte मतलब solution, ठीक है, जो टूटने पे आयंस देगा, the metal ions from the anode migrate into solution, एनोड से आ रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, and equal amount of metal ion from solution migrate to cathode, और सॉल्यूशन से जा रहे हैं कैथोड में। दोबारा बोलता हूं, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में। तो एक फ्लो बन गया, एक फ्लो बन गया, बढ़िया फ्लो बन चुका है और रिफाइनिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी। ध्यान से देखो, दिखा है ना, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ आयंस। इसी वजह से रिफाइनिंग जिसकी कर रहे हो सॉल्यूशन भी उसी का होना चाहिए। समझ गए ना कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस मेंटेन रहता है। तो ध्यान से देखो, ऊपर दे रखिए, कॉपर का एग्जांपल क्यों लिया मैंने, इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी कॉपर के एग्जांपल समझाया गया, तो आपको याद भी रहेगा। एनोड मड मैंने आपको बता दिया, जो मिट्टी इकट्ठा हो गई है आपकी एनोड मड है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो भी हमने समझा था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यार, और चैप्टर पढ़ने में ये वाला मजा भी आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया इस टॉपिक के अंदर, आपको भी आया होगा। अब पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज जरूर करिए, एक बार दोबारा से पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, बहुत बढ़िया रिवाइज होगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप देख रहे हैं आपका अपना द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस।